जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल पे। पिछले दिनों कुछ व्यस्तता के कारण आप लोगों को वीडियोज़ में अवेलेबल नहीं करवा पाया, लेकिन अब आने वाले समय में जबकि आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी कम समय रह गया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली बेसिस पर बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हो सकते हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को मैं प्रोवाइड करा पाऊँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में यूनिट नंबर 1 में कुछ मेजर आइडियोलॉजीज़ का उसमें जिक्र है, जिसमें आपकी टोटल 8 आइडियोलॉजीज़ की बात की गई है। वो कौन कौन से हैं? वह है आपके उदारवाद, लिबरलिज्म, अनुदारवाद, कंजर्वेटिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, मार्क्सवाद, बहुसंस्कृतिवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। तो इन सभी के बारे में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन किन चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, और जितने भी उनके मेन थिंकर्स हैं उनकी बुक्स कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका एक भी क्वेश्चन सही हो जाता है तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को बनाने की एक सार्थकता मुझे मिल गई है। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जिस पहली विचारधारा को अब हम लोग जानने वाले हैं वो है आपका लिबरलिज्म, उदारवाद। तो आखिर लिबरलिज्म ये वर्ड, इसका मतलब क्या है? तो लिबरलिज्म बना है लिबर वर्ड से, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता या फ्रीडम। तो लिबर्टी या लिबर उसी से मिलकर के बना है आपका लिबरलिज्म। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि फादर ऑफ लिबरलिज्म किसे कहा जाता है? तो ये जॉन लॉक को कहा जाता है। यूरोप में सामंतवाद के विरुद्ध इसका उदय होता है और 1688 में ब्रिटेन में जो गौरवपूर्ण क्रांति होती है उसे विश्व की प्रथम उदारवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि उदारवाद की कितनी शाखाएं हैं, तो बेसिकली 3 शाखाएं हम मानते हैं। पहला है आपका क्लासिकल या नेगेटिव लिबरलिज्म, शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवाद, जो कि 17वीं से 18वीं सदी तक में इसका प्रभाव होता है। फिर उसके बाद आधुनिक या पॉजिटिव लिबरलिज्म आता है। आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद जिसे हम कहते हैं, ये 19 से 20वीं सदी तक इसका प्रभाव रहता है। और इसके बाद 20वीं शताब्दी के मिड के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म का उदय होता है, जिसे हम समकालीन उदारवाद के नाम से भी जानते हैं। और इसकी भी 2 शाखाएं होती हैं, इगैलिटेरियनिज्म और नियो लिबरलिज्म। तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल से, तब हम लोग जानते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से मूल तत्व हैं, ये अलग अलग विचारधाराएं क्या बताना चाहती हैं, इनको अब हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले लिबरलिज्म का जो प्रकार है वो है क्लासिकल या नेगेटिव लिबरलिज्म। इसकी खासियत क्या है? ये व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देने की बात करता है, और इसके अलावा ये मिनिमल स्टेट मतलब कि न्यूनतम राज्य की बात करता है। ये कहता है कि राज्य को केवल एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा होना चाहिए, उसे केवल शांति व्यवस्था और सुरक्षा का कार्य करना चाहिए। इसके अलावा उसे बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। और इसी से निकल के आता है लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट। लेसेस फेयर का अर्थ होता है अलाउ टू डू, मतलब कि हमें स्वतंत्र छोड़ दो। लेसेस फेयर जिसका अर्थ होता है आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप के लिए इस वर्ड का यूज किया गया था। तो ये वर्ड किस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। उस आइडियोलॉजी के किस पार्ट से जुड़ा हुआ है, वो क्या है? क्लासिकल लिबरलिज्म से। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के कुछ मुख्य प्रवर्तकों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण थिंकर्स के बारे में। तो उनमें सबसे पहले नाम आता है जॉन लॉक का। जॉन लॉक के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, तो आप उनके किसी भी एक बुक के नाम को कमेंट में अभी तुरंत करके बता सकते हैं। फिर दूसरे हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने इनविजिबल हैंड्स का, अदृश्य हाथों का सिद्धांत दिया था, और इनकी सबसे फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। फिर आते हैं जेरेमी बेंथम। ये उपयोगितावाद के जनक इनको माना जाता है, और इनकी जो बहुत ही फेमस बुक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में। देखिए
केवल एक बुक नहीं, 2 या 3 से ज़्यादा बुक्स भी इन लोगों की बहुत फेमस है। तो जो मैं PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा उनमें आपको और भी बहुत सारी बुक्स की लिस्ट अवेलेबल होगी। सो अब क्लासिकल के बाद अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में। अब हम लोग अगर बात करें मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में, तो इस लिबरलिज्म के वजह से ही लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब कि वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। और इसमें कीन्सवाद का जो कीन्स एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री थे उनका प्रभुत्व देखा जाता है। और इसी क्रम में आती है ब्रेवरिज रिपोर्ट। इसका सन आप लोग याद रखिएगा 1942 में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी समय ब्रेवरिज रिपोर्ट आती है। और उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं क्लीमेंट एटली, और उन्होंने इसे ब्रिटेन में लागू किया था इस रिपोर्ट में जो भी सिफारिशें की गई थी। और इस वजह से ब्रिटेन को लोक कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है, वेलफेयर स्टेट का होम कहा जाता है। अब अगर हम मॉडर्न लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबरलिज्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रवर्तकों की बात करें तो उनमें आते हैं आपके J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। फिर सेकेंड आते हैं आपके T.H. ग्रीन। ग्रीन के 2 बुक्स बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से हैं? लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये आया था आपका 1895 में। फिर सेकेंड आता है प्रोलेगोमेना टू एथिक्स। क्या है? प्रोलेगोमेना टू एथिक्स 1883 में। इसके बाद जो तीसरे महत्वपूर्ण प्रवर्तक है वो है हैरोल्ड जे लास्की। लास्की को माना जाता है कि इन्होंने पॉलिटिकल प्लुरलिज्म, राजनीतिक बहुलवाद का सिद्धांत दिया था। और इसके अलावा प्लुरलिस्टिक सॉवरेंटी, बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा भी किसने दी थी? लास्की ने दी थी। तो लास्की से रिलेटेड आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांतों को दिया था। अब यदि हम बात करते हैं अपने समकालीन उदारवाद के बारे में तो उसकी 2 शाखाएं हैं। पहला है आपका नव उदारवाद और दूसरा है आपका समतावाद। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब हमने पहले बात की, पहला था आपका क्लासिकल लिबरलिज्म जो कि नेगेटिव था, वो स्वतंत्रता की बात ज़्यादा करता था, लिबर्टी की बात ज़्यादा करता था। फिर उसके बाद आता है आपका मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक, जिसे हम सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य की बात करने लगता है, जिसमें बेसिकली वह स्वतंत्रता के बजाय समानता की बात करता है, अधिकारों की बात करता है। तो धीरे धीरे होता यह है कि जब समकालीन काल आता है जो आपका 20वीं सेंचुरी था, तो उसमें एक स्वर उठने लगता है कि नहीं, वापस से समानता की बजाय स्वतंत्रता पर जोर दिया जाए। और इसी क्रम में इस नई विचारधारा का उदय होता है जिसे हम क्लासिकल उदारवाद का समकालीन रूप भी कह सकते हैं, जो कि वापस से पूंजीवाद को, व्यक्तिवाद को बढ़ाने की बात करता है। और इसी क्रम में आपका LPG का कॉन्सेप्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का, या WTO जैसी संस्थाएं हो गई, ये सभी इसी विचारधारा के फलस्वरूप उनका उदय होता है। उसके अलावा 80s में मार्गरेट थैचर UK में और रोनाल्ड रीगन USA में, ये दोनों भी मिलकर के इस नव उदारवादी जो विचारधारा है इसको बढ़ाने की बात करते हैं। और इसमें बेसिकली बात ये होता है कि लोगों को जो फ्री राशन दिया जाता है, लोक कल्याणकारी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, वो सारी बंद होनी चाहिए। और सरकार का काम केवल लोगों को सुरक्षा और उनके संपत्ति की सुरक्षा, यही सारी चीज़ें करनी चाहिए, ना कि उनके आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप करना होना चाहिए। अगर हम नव उदारवाद के कुछ मुख्य प्रवर्तकों की बात करें तो इनमें आता है आपके फ्रेडरिक हायेक। इन्होंने रोलिंग बैक द स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। इनका कहना था कि राज्य को जितने भी लोक कल्याणकारी काम हैं उन सभी से अपने हाथ वापस खींच लेनी चाहिए। रोलिंग बैक द स्टेट को अपने वापस से, जो उसका पुराना काम था, जो लिमिटेड काम था, केवल वहीं पर उसको सीमित हो जाना चाहिए। इनकी बहुत ही फेमस बुक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, रोड टू सर्फडम 1944 में। तो फ्रेडरिक हायेक की बुक का नाम क्या है? रोड टू सर्फडम। फिर सेकंड है मिल्टन फ्रीडमैन। इनकी बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये 1962 में पब्लिश होती है। और थर्ड जो बहुत ही फेमस न्यूलिबरलिस्ट थिंकर है वो है रॉबर्ट नॉजिक। इनकी बुक कई बार पूछी जा चुकी है, वो क्या है?
एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में। तो रॉबर्ट नॉजिक की बुक कई बार पूछी जाती है, क्या है? एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। आप जब बुक्स के नाम को और उनके राइटर्स को जब 1 से 2 बार जब आप रिपीट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो याद हो जाएंगे, और जब ऑप्शंस में आएंगे तो आप आसानी से उनको एलिमिनेट करके और आंसर सही टिक कर पाएंगे। अब जिस तरीके से हम लोगों ने नियो लिबरलिज्म की बात की, जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म का एक समकालीन रूप था, तो उसके बाद फिर जो मॉडर्न लिबरलिज्म था उसका समकालीन रूप आता है समतावाद, इगैलिटेरियनिज्म। इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि ये समता मतलब कि समानता की बात करता है, और इन कंपेयर टू लिबर्टी के, स्वतंत्रता के। अगर हम इसके मुख्य प्रवर्तकों की बात करें तो जॉन रॉल्स के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। फिर इसके जो दूसरे मुख्य प्रवर्तक हैं वो हैं अमर्त्य सेन की जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनकी कुछ बहुत ही फेमस बुक्स हैं। उनमें सेकंड नंबर की जो बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये बहुत फेमस है। इसके अलावा डेवलपमेंट एज फ्रीडम एंड द आर्गुमेंटेटिव इंडिया, ये 3 बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बार पूछी जाती हैं। और आइडिया ऑफ जस्टिस से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने भी न्याय के सिद्धांत को दिया था, और इनके न्याय के सिद्धांत से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट इनकी बुक का नाम कई बार पूछा जा चुका है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले अपने दूसरे विचारधारा के बारे में, जो कि है आपका कंजर्वेटिज्म या अनुदारवाद। इसमें ये 19वीं शताब्दी में विचारधारा आती है, जो कि कंजर्वेशन, संरक्षण वर्ड से निकली है, जो कि जितनी भी रीति रिवाज या परंपराएं हैं उनको बचा करके रखने की बात करती है। इसमें परंपराओं के सम्मान की बात आती है। ये मानव की अपूर्णता में विश्वास रखता है। इसके अलावा जो समाज में पहले से स्थापित पदानुक्रम में हायरार्की है उसका समर्थन करता है। जैसे इसको हम समझ सकते हैं कि जो रूढ़ियाँ या जो पहले से सोसाइटी का स्ट्रक्चर बन चुका है उसको वो सपोर्ट करते हैं। ये संपत्ति की संस्था को अनिवार्य मानते हैं, और इसके अलावा ये जैविक समाज, बायोलॉजिकल सोसाइटी की भी बात करते हैं। अगर हम बात करें अनुदारवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं वो है एडमंड बर्क, टॉकविले, ओकशॉट एंड रॉबर्ट नॉजिक। एडमंड बर्क को आधुनिक अनुदारवाद का जनक भी माना जाता है, और इनकी जो बुक्स है वो है अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी 1756 में, और दूसरी बुक है रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1790 में। और इसमें उन्होंने बेसिकली जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसको उन्होंने महाविनाश की संज्ञा भी दी थी। तो ये कुछ 4 आपके अनुदारवादी विचारक हैं के नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इनमें से कौन से अनुदारवादी विचारक हैं। तो मेन कौन कौन से हैं? एडमंड बर्क, टॉकविले, ओएकशॉट एंड रॉबर्ट नॉजिक, और इसके अलावा इरविंग क्रिस्टॉल का नाम भी हम सुनते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको अनुदारवाद कंजर्वेटिज्म के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने तीसरे नंबर की विचारधारा और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा चर्चित विचारधारा के बारे में, जो कि है समाजवाद, सोशलिज्म। सोशलिज्म बेसिकली सोसाइटी से निकला है, जिसका अर्थ है समाज। तो ये विचारधारा बेसिकली बात करती है कि जितने भी संसाधन है या संपत्ति है उनके ऊपर समाज का अधिकार होना चाहिए। ये व्यक्तिवाद के बजाय समाज को ज़्यादा तवज्जो देती है, उसको ज़्यादा प्रोत्साहन देती है। और अगर हम बात करें तो समाजवाद की 2 मुख्य विचारधाराएं हैं, एक जिन्हें हम समाजवादी विचारधाराएं कहते हैं, दूसरी है साम्यवाद, कम्युनिज्म। तो समाजवाद के अंतर्गत जब लोग बात करते हैं तो इसके अलग अलग प्रकार हैं, जो कि है यूटोपियन सोशलिज्म, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, थर्ड है आपका फैबियन सोशलिज्म एंड सिंडिकलिज्म, जिसे हम श्रम संघवाद भी कहते हैं। उसके बाद है गिल्ड सोशलिज्म, इसके अलावा है आपका जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, और लास्ट आपका रिविजनिज्म सोशलिज्म। फिर आता है आपका साम्यवाद, कम्युनिज्म, जिसे मार्क्स ने साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहा है, जिसमें आपका मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद, लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म, माओइज्म और यूरो कम्युनिज्म भी आता है। तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग समाजवाद पढ़ते हैं और उसके बाद जब हम लोग मार्क्सवाद पढ़ेंगे जो कि अगली विचारधारा है, उसमें हम लोग जितने भी साम्यवादी विचारधारा के तत्व होते हैं उन सभी को हम लोग अच्छे से बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर हम लोग बात करें समाजवाद के सबसे पहले प्रकार की, तो वो है यूटोपियन सोशलिज्म, जिसे हम स्वप्नलोकी समाजवाद भी कहते हैं। मार्क्स ने अपने से पूर्व जितने भी समाजवादी विचारक हुए हैं उन सभी को स्वप्नलोकी समाजवादी कह करके उसने संबोधित किया है। अगर हम बात करें इसके मुख्य प्रवर्तकों के बारे में, तो सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट ओवन का। इन्होंने सोशलिज्म शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था और इन्हें कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन का पिता भी माना जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश समाजवाद का भी जनक इन्हें ही माना जाता है। रॉबर्ट ओवन ने अपनी बुक सोशल सिस्टम, जो कि 1821 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने न्यू हार्मोनी नामक एक बस्ती बसाने का प्रयास किया था जो कि समाजवाद पर आधारित थी। समाजवाद के सिद्धांतों पर यह बस्ती बसाई जानी थी, लेकिन उनका यह प्रयोग असफल रहता है। फिर अगर हम दूसरे समाजवादी विचारक की बात करें स्वप्नलोकी, वो हैं सेंट साइमन। इनकी बुक आती है न्यू क्रिश्चियनिटी। फिर अगले हैं चार्ल्स फूरियर। इन्होंने भी फ्लैक्स बस्तियों की स्थापना की बात की थी जो कि समानता के सिद्धांत पर आधारित थे। तो रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन एंड चार्ल्स फूरियर, इन तीन का नाम आपको याद रखना है जो कि स्वप्नलोकी समाजवादी या यूटोपियन सोशलिस्ट माने जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें अगले प्रकार की, तो वो है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जिसे हम विकासवादी समाजवाद भी कह सकते हैं। तो यह बेसिकली लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से वंचितों के उत्थान की बात करता है, न कि क्रांति के माध्यम से। इसके जो मुख्य प्रवर्तक थे उनके नाम थे एडवर्ड बर्नस्टीन, जोसेफ शुम्पीटर, रिचर्ड हेनरी टॉनी एंड एंथनी क्रॉसलैंड। तो देखिए, जो आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवाऊंगा उसमें आपको इनसे रिलेटेड जो इनकी मुख्य फेमस बुक्स हैं उन सभी की डिटेल उसमें आप लोगों को मिल जाएंगी। फिर अगला आता है आपका फैबियन सोशलिज्म। ये बेसिकली 1884 में यूके में फैबियन सोसाइटी की स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है। ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी है उसका जो मेन दार्शनिक विचार है वो इसी पर आधारित है, फैबियन सोशलिज्म पर। और इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन वो ये है कि इसने पूंजी की जगह पर, कैपिटल की जगह पर लैंड को विवाद की जड़ माना है, कि उसी के वजह से जो पूंजीपति वर्ग है वह दासों को अब पीड़ित कर पाता है क्योंकि उसके पास भूमि ज़्यादा होती है। इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो हैं सिडनी वेब, जीडीएच कोल, ग्राहम वालास, लॉस्की एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इन सभी से रिलेटेड आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और एंजल्स ने इसके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा था कि फैबियन सोशलिज्म बेसिकली एक सड़ा गला समाजवाद है, इसकी कोई भी अस्तित्व अब नहीं रह गया है। तो इतनी बातें आपको इन दोनों के बारे में पता होनी चाहिए थी। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रकार की, तो वो है सिंडिकलिज्म, जिसे हम श्रम संघवाद भी कहते हैं। तो इस विचारधारा को बेसिकली जॉर्ज सोरेल ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज सोरेल ने। और ये बेसिकली बात करता है कि जो लेबर यूनियन है वे ही साम्यवाद की स्थापना का मुख्य आधार हो सकते हैं, और ये हड़ताल और तालाबंदी जैसे जितने भी तमाम विरोध प्रदर्शन होते हैं उन सभी को यह समर्थन देता है। फिर जो दूसरी विचारधारा वो है गिल्ड सोशलिज्म की। इसे जीडीएच कोल ने दिया था। ये बेसिकली गिल्ड्स के उद्योगों पर नियंत्रण की बात करते हैं। ये पूरे समाज पर नियंत्रण की बात नहीं करते, केवल उद्योगों तक ये सीमित रहते हैं। गिल्ड क्या थे? ये जो बात करते हैं गिल्ड की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कुछ ऐसी संस्थाएं थीं जो कि अपने सदस्यों के जितने भी आर्थिक, राजनीतिक या बाकी हित होते थे उनको वो संभालते थे और संचालन करते थे। जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर सुनारों की गिल्ड थी और सुथारों की गिल्ड थी, लोहारों की अलग गिल्ड थी। तो उस हिसाब से तो ये कहते हैं कि उन्हीं का वापस से नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। फिर अगला आता है आपका जर्मन सोशल डेमोक्रेसी। इसकी स्थापना फर्डिनेंड लासाल करते हैं और ये लोकतांत्रिक तरीके से मजदूरों को विधानमंडल में बहुमत दिलाने की बात करते हैं और कहते हैं कि जब मजदूर स्वयं विधानसभा में पहुंचेंगे तो वे
मजदूरों से संबंधित जितने भी उनके हितों से संबंधित कानून होंगे उनको बना सकते हैं और उन्हें क्रियान्वित भी करा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस सदी की सबसे प्रभावी विचारधारा की, जो कि है आपका मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद। इसे वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी बेसिकली दो शाखाएं मानी जाती हैं, जिसमें पहला आता है आपका क्लासिकल मार्क्सिज्म और दूसरा होता है आपका नियो मार्क्सिज्म। तो क्लासिकल मार्क्सिज्म बेसिकली उसकी जो मुख्य विशेषता है वो हम लोगों ने मार्क्स का जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो क्या थे? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो, चाहे ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, चाहे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, या फिर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, ये सभी मिल करके क्लासिकल मार्क्सिज्म की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको निर्मित करते हैं। फिर अगर हम इसके प्रवर्तकों की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स खुद इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर दूसरा आता है कार्ल मार्क्स के सबसे आप कह सकते हो बेस्ट फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स। इनकी एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, ये कई बार पूछा जा चुका है। वो क्या है? द ओरिजिन्स ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, 1884 में। ये बुक कई बार पूछी जा चुकी है कि इसको किसने लिखा है, तो ये एंजल्स ने लिखा है। क्या नाम है? द ओरिजिन्स ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। अब अगर हम बात करें लेनिन की, व्लादिमीर लेनिन की, तो इनकी ये 3 बुक्स कई बार पूछी जा चुकी हैं, सो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला क्या है? व्हाट इज़ टू बी डन, 1902 में। सेकंड है इम्पीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, 1916 में। और फिर है द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, 1917। तो इतनी बातें आपको क्लासिकल मार्क्सिज्म से रिलेटेड पता होनी चाहिए। क्लासिकल मार्क्सिज्म के बाद नेक्स्ट आता है आपका नियो मार्क्सिज्म। इसे फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा निकली हुई विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, और ये बेसिकली मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद की आलोचना करता है। ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि सदा जो क्रांति है वो पूंजीपति देशों में ही हो या पूंजी प्रधान देशों में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और नियो मार्क्सिज्म की जो मेन बात है वो ये है कि ये इकोनॉमिक्स से ज़्यादा आइडियोलॉजी पर, विचारधारा पर ज़्यादा जोर देते हैं, जो कि क्लासिकल मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद के विपरीत है। अगर हम इसके मुख्य प्रवर्तकों के बारे में बात करें तो थियोडोर अडोनो का नाम आता है, जिनकी बुक है द मीनिंग ऑफ द वर्किंग थ्रू पास्ट। उसके बाद सेकेंड है आपके मैक्स हॉर्खहाइमर। इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, वो हैं एक्लिप्स ऑफ द रीजन। क्या है? एक्लिप्स ऑफ द रीजन। और सेकंड है बिटवीन फिलॉसफी एंड सोशल साइंस, बिटवीन फिलॉसफी एंड साइंस, 1938 में। और नेक्स्ट है हर्बर्ट मार्क्यूस का, वो है रीजन एंड रिवॉल्यूशन, 1941 में। और सेकंड है आपका वन डायमेंशनल मैन, 1964 में। वन डायमेंशनल मैन को लेकर के कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसे हर्बर्ट मार्क्यूस ने लिखा था, जो कि एक नियो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। सो ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट था आइडियोलॉजी का। इसका सेकंड पार्ट आपको कुछ उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा, और इसकी PDF भी मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, क्योंकि जितने भी अब रिलेटेड आपको PDFs हो गया, कुछ भी मटेरियल हो गया, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही देने वाला हूँ। सो जुड़े रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।